आज तक पंचायत राजस्थान के इस मंच पर आप तीनों की उपस्थिति महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में जब राजस्थान को लेकर पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है, शिवराज जी, हम आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि आप किस तरह से, अगर हम आज राजस्थान में किसानों की स्थिति को देखें और कृषि की स्थिति को देखें, तो अगर आप उसे समराइज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिएगा, राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले एक मन में छवि बनती है कि राजस्थान मरु प्रदेश है, रेगिस्तान है, जहाँ रेत के टीले हैं या पानी की कमी है। परंतु राजस्थान ने विगत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्रों में कई सारे नए आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान आज की तारीख में अपने देश में, भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रखता है। देश का लगभग 11% भूभाग राजस्थान में है, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी की तरफ देखते हैं तो राजस्थान में लगभग 1% पानी है। यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 463 mm के आसपास है। कई सारी विषम परिस्थितियाँ राजस्थान में है। राजस्थान का कुल जो कृषि क्षेत्र है वो 271 लाख हेक्टेयर के आसपास है। तो माफी के साथ रोक रहा हूँ, ये 1% पूरे देश का आप बता रहे हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए, इसको अगर हम समझना चाहें आम व्यक्ति के नाते तो कैसे समझें? जैसे मान लीजिए पूरे देश में 100 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी राजस्थान में, जबकि राजस्थान के हिस्से में, जबकि जमीन का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, अगर मान लीजिए 100 हेक्टेयर जमीन है तो 11 हेक्टेयर राजस्थान में, यानी कि जल की मात्रा यहाँ पे कम है। यहाँ पे किसानों के पास होल्डिंग की साइज छोटी है, करीब 76 लाख यहाँ जोते हैं किसानों की। और यहाँ पे खरीफ और रबी दोनों फसलें होती है, जिसमें खरीफ में लगभग 165 से 170 लाख हेक्टेयर एरिया में बुआई होती है और रबी में 110 लाख हेक्टेयर के आसपास बुआई होती है। वर्षा का यहाँ पे बिल्कुल वितरण अनियमित है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कई जगह 100 mm से 300 mm बरसात होती है, तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में वर्षा होती है। पिछले कुछ समय से जलवायु परिवर्तन का असर देखें या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा अच्छी हो रही है। फिर भी राजस्थान कुछ क्षेत्रों में अपना एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी नाम कमा रहा है। जैसे बाजरा में राजस्थान देश के अंदर प्रथम स्थान रखता है, करीब 42% बाजरा राजस्थान उत्पादित करता है। जो तिलहन की फसल है सरसों, उसमें 45% देश का अकेला राजस्थान भरपाई कर रहा है। वाह, तिलहन में प्रथम स्थान है। जो पोषक अनाज है जिसमें बाजरा, ज्वार और रागी है, इसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा ग्वार की जो फसल है उसमें 85% उत्पादन राजस्थान करता है, यानी कि ग्वार में भी राजस्थान प्रथम स्थान पूरे देश का पूरे देश 85%, तो काफी बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। और जैसे चना और इसके अंदर सोयाबीन में तीसरा स्थान रखता है राजस्थान, गेहूं में 5वां स्थान रखता है। और अब जो राजस्थान की एग्रीकल्चर है वो किसानों की मेहनत से पूरा परिदृश्य बदलता जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022-23 में कृषि का अलग से बजट पेश किया। कृषि बजट जो पूरे देश के अंदर शायद राजस्थान पहला राज्य है जिसमें कृषि बजट पेश किया गया। और कृषि क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार ने 12 मिशन प्रारंभ किए, यानी कि एग्रीकल्चर में जैसे जमीन से शुरुआत हो करके फसल कटाई के बाद में जो उसका प्रोसेसिंग करते हैं वहाँ तक की योजनाओं को समाहित करते हुए 11 मिशन प्रारंभ किए और हर कार्य को मिशन मोड में किया। मिशन मोड में करने के लिए जो 11 मिशन शुरू किए और वर्ष 23-24 में एक मिशन और जोड़ा गया। 12 मिशन अब राजस्थान में चल रहे हैं, जिसमें जैसे राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन है, जल से संबंधित जितने भी जल को संरक्षण करना हो या उसका कंजम्पटिव यूज़ करना हो या जहाँ उसका पानी का सोर्स है उसको ले जा करके खेत तक पहुँचाना हो,
या माइक्रो इरिगेशन की पद्धतियाँ हो, स्प्रिंकलर हो, ड्रिप हो, ये सारी योजनाएं राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन में चालू की गई। इसके बाद दूसरा है राजस्थान जैविक खेती मिशन। जैविक खेती मिशन में जैसे ये बार बार रिसर्च स्टडीज आती है कि भाई पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से हमारे जो अनाज अन्न उत्पादन हो रहा है उसके अंदर कुछ अवशेष उसके रेजिडुअल रह जाते हैं जिससे मानव स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती मिशन प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार किसानों को बीज उत्पादन और वितरण का मिशन प्रारंभ किया गया। संरक्षित खेती जो आज की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित हो रही है, वो किया गया। इसके अलावा जो किसानों की फसलों को काफ़ी सारा नुकसान होता है जी, निराश्रित जानवरों से, नीलगाय से या जंगली सुअर से, तो उसके लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू करके तारबंदी योजना राजस्थान ने एक फ्लैगशिप योजना के रूप में शुरू की है, वो यहाँ पे संचालित है। इसके लिए भूमि को सुधारने के लिए भूमि उर्वरकता मिशन है। कृषि श्रमिक जो है उनको सर मुझे ये लग रहा है जहांगीर सर कि आप 1 घंटा बोल सकते हैं और धारा प्रवाह बोल सकते हैं और एक एक योजना आपको रटी हुई है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे अधिकारी रहें और जिन्हें इस तरह सारी योजनाओं का इतना ज़बरदस्त ज्ञान हो तो वो किसानों तक फ़ायदा पहुंचता है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि एक एक सवाल पारिक जी से ले लेते हैं, अटल जी से ले लेते हैं और उसके बाद फिर दोबारा आएंगे। लेकिन पारिक साहब, होता ये है कि जब भी राजस्थान का उल्लेख होता है तो एक आम व्यक्ति होने के नाते हमारे जैसा जो दिल्ली या दूर कहीं और बैठा हुआ है उसे लगता है राजस्थान मतलब मरुस्थल और कुछ नहीं, रेत, ना यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है और पानी तो बिल्कुल नहीं है। यही हमारे मन में जो छवि है। तो अगर पानी बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर देखिए साफ तौर से आपने जहांगीर साहब ने क्या भी दिया कि पूरे देश का सिर्फ 1% पानी राजस्थान में, तो ये संभव कैसे हो पाता है? कैसे आप इतनी सारी चीज़ों में नंबर 1 हो गए हैं? कैसे खेती हो पाती है? पानी के बिना कृषि कैसे संभव है राजस्थान? जैसे अभी जहांगीर साहब ने बताया कि राजस्थान में 11% भारत का पूरा भूभाग हमारे पास है और 1% जल है। हम करीब करीब 7-8 फसलों में 1 से लेके 5वें स्थान तक है। तो ये हमारे कृषकों की मेहनत का फल है और हमारी सरकारों के द्वारा चलाए गए प्रोग्रामों स्कीमों का असर है। सबसे पहले सिंचाई जल की बात करते हैं तो सिंचाई जल हमारे पास 1% उपलब्ध है। उसमें कई स्कीमें ऐसी हमने चलाई है, जैसे फार्म पॉन्ड या खेत तलाई स्कीम है। खेत तलाई में क्या करते हैं कि 20 बाई 20 बाई 3 मीटर का हम खेत में गड्ढा बनाते हैं और उसको जब भी बरसात होती है तो जब खेत का पानी बह कर उसमें जाता है तो उसमें इकट्ठा हो जाता है। ये फार्म पॉन्ड या खेत तलाई 2 तरीके से बनती है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति विपरीत कंडीशन में है कि कहीं पे आप देखेंगे रेतीली ज़मीन है, कहीं पथरीली है। तो 2 तरीके से बनती है, एक कच्ची और एक प्लास्टिक लाइनिंग से। दोनों पे सरकारें अनुदान देती है और इस साल करीब 25,000 के हमने लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें करीब 70,000 किसानों ने फार्म पॉन्ड में रुचि दिखाई है। इसी तरीके से उन पे हमने अनुदान देते हैं। जब फार्म पॉन्ड की कोई किसान लेना चाहता है तो उस पर अनुदान दिया जाता है। तो फार्म पॉन्ड कोई प्लास्टिक लाइनिंग का बनाना चाहता है तो राजस्थान सरकार द्वारा उसको 75% से लेके और 85% का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह उसमें खर्चा कितना आ जाता है सर? उसमें कच्चे फार्म पॉन्ड बनाने में 1,05,000 का खर्चा आता है और प्लास्टिक लाइनिंग का बनाने पे 1.5 लाख का खर्चा आता है। अगर कोई प्लास्टिक लाइनिंग का फार्म पॉन्ड बनाता है और वो लघु सीमांत है या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कृषक है तो उसको 90% तक सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 1,35,000 तक की। और पारिक साहब, ये भी प्लीज़ आप हमें बताते चलिए कि ये कितने प्रतिशत, कोई आंकड़ा है आपके पास, किसान हैं जो ये काम कर चुके हैं? पिछले 20 वर्षों में हमारे यहाँ पे करीब 55,000 फार्म पॉन्ड
पर हमने अनुदान दिया जा चुका है। और पिछले साल हमारे जो लक्ष्य थे वो 15,000 के थे, इस बार हमारे लक्ष्य बढ़ाकर 25,000 फार्म पॉइंट के कर दिए गए हैं। जब पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी इकट्ठा होने जल का संरक्षण तो हमने कर लिया, लेकिन उसको बचाव कैसे किया जाए, उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए हम एक पाइपलाइन स्कीम चलाते हैं। पाइपलाइन में एक खेत से दूसरे खेत तक या एक कचरे से दूसरे कचरे तक पानी ले जाने के लिए पूर्व में जो प्रचलित विधि थी कि सर हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे बिल्कुल कि भाई एक किसान है बेचारा, गरीब किसान है, ये चलिए ठीक है, नहीं भी तो उसका खर्चा बढ़ा दिया आपने, तो वो पानी ले जाना था, वो नाली बना देता, पानी पहुंच जाता वहाँ तक। पाइप का पैसा कहाँ से लाएगा सर, कैसे लगाएगा पाइप? तो नाली पहले नाली बनाता था तो उस पर करीब 20% पानी का जमीन सोख लेती थी या उसका वास बन के उड़ जाता था। उसको बचाने के लिए हमने पाइपलाइन स्कीम लगाई। उसमें 400 मीटर तक की स्कीम हम के किसानों को देते हैं, जिस पर 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और अगर काश्तकार लघु और सीमांत श्रेणी का है या जिसको हम कहते हैं छोटा काश्तकार है, तो उसको राजस्थान सरकार द्वारा 3,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इसी योजना में ये फ़ायदा ये होता है कि जो आपका पानी संरक्षित हो गया, उसको एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाने के लिए आपके पास पाइपलाइन है, तो 20 से 25% तक का आपका आपने पानी बचा लिया। लेकिन सर क्या किसान भाई हमारा ये समझ पाता है? उसे ये तो नहीं लगता कि अरे ये देखिए ये सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं और ये तो खर्चा करवाने में तुले हुए हैं और ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं? मैं एक आम इंसान की तरह प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। सर 23-24 के अंदर इस पाइपलाइन के 8,000 किलोमीटर के लक्ष्य हमारे पास है और करीब 75,000 कृषकों ने इस पर आवेदन किया है। तो अपने आप में ये कहानी कहती है कि किस तरीके से किसानों में इसका रुझान है। इसी ये समझ में आता है हमारे किसान भाइयों को, जो दो आपने बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए कि एक तो नाली के माध्यम से अगर पानी जाता है तो वो ज़मीन सोख लेती है, और दूसरा ये कि वो वाष्प बन के भाप बनकर उड़ जाता है। तो ये हमारे किसान भाइयों को बात समझ में आती है, मानते हैं वो लोग। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि जैसे अगर पाइपलाइन नहीं हो तो किसान पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ले जा नहीं सकता। और जब पाइपलाइन की फैसिलिटी होती है तो आज राजस्थान के अंदर एक 3-3 किलोमीटर तक लाइन जोड़ करके, जैसे मान लीजिए पानी का सोर्स यहाँ पे है, ये संभव है सर? ये 3 संभव है, किलोमीटर तक ले बिल्कुल गए संभव है। और ये हुआ है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे किसान जैसे लंबी दूर तक ले जाता तो ट्रैक्टर के पीछे बड़ा पंखा लगा करके लंबी लाइन डालता है पाइपलाइन की। और जैसे मान लीजिए पानी यहाँ तो वैसे नाली के माध्यम से वो जा नहीं सकता था, नीचे से ऊपर उठ करके जा नहीं सकता था, 25% उसका पानी रास्ते में रह जाता। तो पानी का पूरा सदुपयोग करने के लिए ये पाइपलाइन योजना और किसानों की पहली पसंद है। अच्छा ठीक, पहली पसंद है। ठीक है। पारिक साहब कुछ और है या मैं अटल जी से एक सवाल पूछ लूँ और उसके बाद आपके पास आऊँ? आप बात पूरी कीजिए हाँ प्लीज़, अगर कुछ और महत्वपूर्ण है तो। हमारी दूसरी स्कीम ये थी कि पानी को किस तरीके से हमें बचा के रखें और उसको एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाएं। तीसरी हमारे पास एक अलग से समस्या ये आई कि कुछ इलाकों में खेती नहरों से होती है। अब राजस्थान में नहरों का पानी बाहर से आता है, उसमें क्या बाराबंदी चलती है कि 15 दिन का या 20 दिन बाद आपको आज पानी मिलेगा, उसके बाद आपको 25 दिन बाद में या 20 दिन बाद में पानी मिलेगा जी। अब इस 20 दिन के अंतराल पे फसल को बचाना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए एक हमने योजना बनाई कि एक डिग्गी का निर्माण कर दिया जाए 20 बाई 20 बाई 3 की नहर के पास में, उसके किसान के खेत पे एक डिग्गी बना दी जाती है। जैसे ही पानी आता है उसमें भर लिया जाता है और उसके बाद में जब बाराबंदी शुरू हो जाती है तो 10 दिन बाद में 15 दिन बाद में किसान उस पानी का उपयोग उस फसल के लिए कर लेते हैं। सर ये किसान की सहमति से होता है, वो स्वीकृति देता है तब होता है, या आप उसे बाध्य करते हैं? नहीं, कि आप किसान की स्वीकृति से होता है। किसान इसमें अपना उत्साह दिखाता है और हमारे यहाँ पे 5,000 के लक्ष्य हैं 23-24 में और करीब 80,000 काश्तकारों ने आवेदन कर रखे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? इसमें ये जो सिंचाई प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े, इसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं। जैसे मान लीजिए कोटा
भी बैराज है और वहाँ पे इरिगेशन का काफ़ी क्षेत्र बना, सिंचित क्षेत्र, वहाँ पे वाराबंदी लागू नहीं है। वाराबंदी का मतलब होता है जैसे ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसके ऊपर है, तो एक निश्चित समय पे निश्चित कैनाल में पानी दिया जाता है, फिर दूसरी साइड में दिया जाता है, और वो फिक्स टाइम होता है कि इतने बजकर इतने मिनट से लेकर इतने बजे तक पानी चलेगा उस कैनाल में। तो वो वाराबंदी, तो जिस एक क्षेत्र में जैसे बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर में वाराबंदी है। वाराबंदी होने की वजह से वहाँ किसान जिस समय उसको पानी की रिक्वायरमेंट है उस समय नहीं है, तो वहाँ पे हमारी डिग्गी बना रहे हैं जमीन में गहरी खोद करके, ताकि वो ठीक, उस पानी से ठीक। नहर से उस डिग्गी को भर लेंगे, और भरने के बाद जब उसको आवश्यकता ठीक होगी है, तो तो जब पानी चला नहर में तो वो अपनी डिग्गी में पानी भर लिया, और जब आपको जरूरत है आवश्यकता तब होती है आपने तो उस पानी आवश्यकता को है वो उसमें खेत इस्तेमाल में कर काम ले लिया। सकता है। उसने इसमें सर, मैं अटल सर से एक सवाल पूछ लूँ, समय भाग रहा है। आपके पास दोबारा आऊँगा क्योंकि ऐसा लग रहा है पारिक सर कि आपके पास काफ़ी कुछ है कहने को। एक एक बहुत जब ये कार्यक्रम करने की बात आई तो एक अच्छी बात ये पता चली कि राजस्थान सरकार जो है वो बच्चियों को, छात्राओं को कृषि की तरफ आकर्षित कर रही है। और क्या ये सत्य है, आप प्लीज़ अटल जी हमें बताइए कि अगर कोई बच्ची एडमिशन लेती है बीएससी में या कोई और कोर्सेज कृषि के होते हैं उसमें एडमिशन लेती है, तो उसे कोई प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हायर एजुकेशन के लिए अगर उच्च शिक्षा कृषि के क्षेत्र में करना चाहती है वहाँ राशि दी जा रही है। यहाँ तक कि अगर पीएचडी करती है, डॉक्टरेट करती है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। वो अगर पैसा है तो वो कितना दिया जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बहुत सही बात है ये। क्षेत्र चाहे शिक्षा, चिकित्सा, कोई क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है कि हमारा पूरा प्रदेश ग्रामीण परिवेश में बसता है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं या बच्चे हैं, उनको शिक्षा तो किसी भी क्षेत्र में ले रहे हैं, स्पेशली कृषि के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीबन 51 कॉलेज खोले। अपन इस संभाग की बात करें तो ये कृषि कॉलेजेस हैं जी। यहाँ सिर्फ खेती किसानी और जी, एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय 51। जी, तो अपन आसपास की बात करें तो पोखरण में भी है, ओसिया में भी खुला है अभी। तो ये इसलिए खोले ये गए। पिछले कितने वर्षों में खुले हैं सर? ये विगत 4 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। पिछले साल 51 कॉलेज खुले हैं। तो यहाँ इसको बढ़ावा देने के लिए कि आसपास के ग्रामीण जो बच्चे हैं, पहले कम कॉलेज होते थे, कृषि की जो शिक्षा थी उसको लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती थी। स्पेशली बच्चे तो चले जाते थे लेकिन बच्चियाँ नहीं जाती थी, छात्राएँ बालिकाएँ हैं, उनको थोड़ा घर से दूर भेजने में दिक्कतें होती थी। इसको बढ़ावा देने के लिए आसपास में कॉलेज भी खोले गए। फिर हमारी सरकार का ध्यान गया कि कुछ बच्चियों की या बालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो प्रोत्साहन के रूप में उनको कुछ दिया जाए। तो पिछले सालों में ये +2 जो बच्चियाँ होती है, 11वीं 12वीं पढ़ती है, उनको 5,000 रुपये सालाना देते थे। और जो यूजी और अंडर ग्रेजुएट और पीजी, 11वीं 12वीं के बच्चियों को भी मिल रहा है जी, और जो यूजी और तो पीजी, 10वीं के बाद बच्ची तय कर सकती है कि उसे। हाँ, यदि वो कृषि के संकाय में पढ़ाई कर रही है। जी जी। ये जो राशि जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये राशि भले ही उनको और किसी फील्ड में मिल रही हो, लेकिन ये कृषि की यदि वो बच्ची कृषि संकाय से शिक्षा ले रही जी, है जी। तो अलग से उसको देय है। ये यूजी और पीजी की बात करें तो उनको पहले 12,000 देते थे, उस राशि को बढ़ा करके 25,000 कर दिया 25,000 सालाना। 4 साल के लिए। 4 साल का एक 4 साल का कोर्स होता है। 4 जी। साल में ग्रेजुएट होगी बच्ची, 2,000 रुपये महीना मिलेगा उसे। यस सर। और हायर एजुकेशन की बात करें, विद्या वाचस्पति जो पीएचडी करती हैं, डॉक्टरेट करती हैं बच्चियाँ, उनकी राशि उनको 15,000 देते थे, वो जो 40,000 की करती, तो करीबन 3 गुना तक राशि इससे, जो अभी हमारे साथी बता रहे थे मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। तो राजस्थान युवा कृषक कौशल और उसका क्षमता संवर्धन मिशन जो बनाया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उसको ऐसी सहायता दी जाए, अच्छी एजुकेशन ले हो, ये उसी मिशन के तहत ये सब कवर किया जा रहा है। उसमें यदि उस अच्छी शिक्षा लेंगी तो कृषि का अच्छा ज्ञान मिलेगा और वो सफल अपन किसान बन सकते हैं, आगे अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकती हैं आगे।
तो ये काफ़ी अच्छी योजना है जो हमारी सरकार ने किया है ये, और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। और इसका परिणाम ये है कि कृषि के क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही है। मैं मेरे विभाग की बात करूं तो काफ़ी बच्चियां और शिक्षा लेकर के कृषि में अच्छे अच्छे पदों पे काबिज हो गई हैं, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेंगी वो, और शिद्दत से काम करेंगी, तो इसके परिणाम साकार होंगे, अच्छा लगेगा। आप खुश भी हो रहे हैं, ये योजना बताते हुए मुस्कुराहट भी आ रही है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ हमें लगती है इसमें। जी मूल निवासी होना चाहिए राजस्थान के हाँ बच्चे। जी बिल्कुल। मतलब ये देश के बच्चों के साथ भेदभाव क्यों भाई? कोई आना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती? हाँ, ये इसमें शर्त है कि मूल निवासी होना चाहिए, राजस्थान का ही मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल सही फरमाया। और अभी जो आवेदन आ रहे हैं उसकी तारीख भी हमारी सरकार ने बढ़ाए हुए कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक वो कर सकते हैं, नहीं तो सितंबर के 30 सितंबर तक तो था उसका। सर बच्चियों का रुझान कैसा है कृषि के तरफ? कृषि के क्षेत्र में बच्चियों का रुझान बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में जैसे कृषि एक ऐसा अनवरत कार्यक्रम है कि बीज को डाल के किसान भूल जाता है। अब हम कल्पना करते हैं कि ये बीज आगे हमें क्या, बीज को मिट्टी में डालते हैं और वो सोना उगलता है। फिर वो यदि उसको सही तरीके से अपन ने डाल दिया तो सही उपज होगी। किस समय हमें खाद देना है, पानी देना है, निराई गुड़ाई करनी है, उसका पोषण संरक्षण कार्य जो है हमें कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं। और सही टाइम पे उसकी कटाई नहीं हुई, काटने के बाद में सही टाइम से थ्रेसिंग नहीं हुई, उसको हमने सही जगह रखा नहीं तो पेस्ट लग जाएंगे। तो ये सारी जो एक अनवरत जो प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें उस शिक्षा में ग्रहण करती हैं। बाद में पोस्ट हार्वेस्ट करते हैं अपन, उसमें प्रसंस्करण की बातें करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। और ये बच्चियां जो भी पूछ रहे थे आप कि डेयरी टेक्नोलॉजी से कोई शिक्षा ले रही है बच्चे, उनको भी ये देय है। कृषि अभियांत्रिकी में कोई शिक्षा ले रही है बच्ची, उसको भी ये राशि देय है। और इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में कुछ भी करे वो तो उसको ये पैसा मिलेगा जी। और कृषि के साथ में वो MBA की डिग्री कर रही है तो उसको भी देय है। तो ये अच्छा जी। क्या कोई आपके पास इस तरह का आंकड़ा है या ऐसा लगा कि जब से ये योजना शुरू की गई बच्चियों का रुझान कृषि क्षेत्र में बढ़ा है? रुझान बढ़ा है। और आंकड़ा की मैं मोटा मोटा बात करूं तो विगत 4 सालों में करीब 87,000 प्लस बच्चियों ने आवेदन किया है और उनको लाभ प्राप्त हुआ है। और 57 करोड़ रुपए, 57 करोड़ करीबन 25 लाख रुपए हमने वितरण किया है राशि का सरकार। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्ची आएंगी, महिला किसान होगी तो वो उसका ज़्यादा फायदा। सबको पता है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। आप अपने घर परिवार में देखो, महिलाओं की भागीदारी है। खेत खलिहान देखो, उनके बगैर अधूरा होता है काम करने में मजा नहीं आता। तो वैसे भी बेचारी काम तो करती हैं, हम तो सदियों से देखते आ रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि खेतों में महिलाएं काम नहीं करती। नहीं, और कुशलता से उसको कुशलता से काम करने के लिए सब ये उसमें सहायक होती हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जहांगीर सर, एक बड़ी समस्या का ध्यान भी गया, और वो ऐसे कि खेत तो खुले होते हैं सबके, अब जानवर हैं, आवारा जानवर हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। लड़ाई झगड़े किसानों में आपस में होने लग जाते हैं अपनी सीमा को लेकर। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा कार्य जिससे फसल भी सुरक्षित हो जाए, जानवरों से नुकसान भी ना हो और ये लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाए? देखो, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को बचाना भी उत्पादन करना ही है। तो किसान जब फसल पैदा करता तो जंगली जानवर, जंगली सुअर या निराश्रित पशु जो होते हैं, उसकी वजह से विगत कुछ सालों में हमारे किसान बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे। और रात भर जब टेम्परेचर माइनस में चले जाता है राजस्थान का, उस समय भी रात को उसको जग करके अपने खेतों की सुरक्षा करनी पड़ती है। तो वर्ष 2017-18 में राजस्थान सरकार ने एक नवाचार के रूप में किसानों के खेतों में तारबंदी की योजना प्रारंभ की। और शुरुआत में हमने छोटे किसानों को, लघु और सीमांत किसानों को लक्ष्य करके इसको शुरू किया गया था। पर इस योजना का जब रुझान और किसानों का इसके प्रति मांग देखी तो
तो धीरे धीरे ये योजना वृहत आकार में चलती गई। और जब 22-23 के अंदर कृषि बजट शुरू किया तो जैसे 2021-22 तक ऑन एन एवरेज राजस्थान में 5 लाख मीटर परिधि में तारबंदी कर रहे थे किसानों की खेतों की। और 2022-23 में कृषि बजट के अंदर सरकार ने 60 लाख मीटर के लक्ष्य रखे और उसके अगेंस्ट में हमने 47 लाख मीटर में तारबंदी कराई। और फिर किसानों की नहीं सुझाव नहीं सर, एक बार मैं क्षमा आपको रोक रहा हूँ। कितना बताया आपने? 47,000 47 किलोमीटर। 25 लाख मीटर 22-23 में, अकेले 22-23 इसको किलोमीटर पे भी कर सकते हैं? किलोमीटर में 4,700 किलोमीटर। कैसे संभव है सर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसान, ये जो योजना तारबंदी, ये थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि 3 तरह की तारबंदी हमने अभी वर्तमान में राजस्थान में चल रही है। व्यक्तिगत किसान जिसके पास 1.5 हेक्टेयर जमीन हो, उसको हम 400 रनिंग मीटर तक, 400 रनिंग मीटर मीन्स 1 हेक्टेयर की चारों तरफ की बाउंड्री कवर हो जाती है, 10,000 स्क्वायर उसको एक गिनते हैं आप? हाँ, उसको तो इसी यही कारण है कि इतना बड़ा आंकड़ा हमें समझ, इसीलिए हम डरे, हमने कहा ये क्या हो नहीं, गया। नहीं। और फिर इस बार दूसरा, जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास 1.5 हेक्टेयर जमीन नहीं है तो वो समूह में आ सकता है। और समूह के अंदर हमने मिनिमम 2 किसान रख रखे हैं सरकार ने कि 2 किसान 1.5 हेक्टेयर के अंदर रखे, तो दोनों को फिर 400-400 मीटर अलग मिलेगी। वो बाप बेटे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी किसान के नाम, जैसे बेटे के नाम जमीन नहीं होती है जनरली, तो उसमें एक प्रोविजन ये कर रखा है कि नोशनल शेयर होगा उसका, रेवेन्यू से उसका नोशनल शेयर हो जाता है, वो भी लाभ ले सकता है। दूसरा, इस बार 2023-24 में एक और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सामुदायिक तारबंदी शुरू की कि जिसमें जैसे 10 किसान मिलकर के मिनिमम 5 हेक्टेयर एरिया में तारबंदी करते हैं तो उसको सब्सिडी 10% और बढ़ाई। तो अभी जैसे हम 400 स्क्वायर मीटर, 400 रनिंग मीटर पे जो सब्सिडी दे रहे हैं वो 100 रुपये प्रति रनिंग मीटर, यानी कि 40,000 रुपये सामान्य किसान को। और जो लघु सीमांत किसान है उसको 10% अतिरिक्त, यानी कि उसको 120 रुपये पर रनिंग मीटर सब्सिडी दे रहे हैं। और जो सामुदायिक तारबंदी में आ रहा है उसको हम 140 रुपये प्रति रनिंग मीटर, यानी कि 400 मीटर अगर तारबंदी स्थापित करते हैं तो प्रत्येक किसान को, यदि ग्रुप में 10 किसान है तो 10 को अलग अलग 56,000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से अनुदान मिलेगा। इस योजना के अंदर पिछले साल हमने किसानों की मांग के आधार पर कुछ शिथिलताएं प्रदान की थी। पहले इसके जो नॉर्म्स बने हुए थे, जैसे मान लीजिए एक तो कास्टेड पोल आते हैं सीमेंट के, एक जो पत्थर की जिसे पट्टियां बोलते हैं उसको भी किसान उपयोग करता है, और लोहे की जो एंगल होती है उसको भी करता है। इसमें एक तो बारबेड वायर आता है जो कांटेदार तार कहलाता है, और एक चेन लिंक जाली आती है जिसको ग्रामीण भाषा में गुथी हुई जाली बोलते हैं। तो जाली लगाते हैं तो उसमें तार की जरूरत नहीं है, विभाग की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है, किसान अपनी सुरक्षा के लिए लगाता है तो ठीक है। और बारबेड वायर में जैसे पहले 6 तार थे, सीधे तार, इसमें आप अलग अलग कोई तार लगाएगा, कोई एंगल लगा के उसमें तार लगाएगा, कोई जाली लगाएगा, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पैसा है, या आप एक बार पैसा सब्सिडी दे अभी स्ट्रेट है बिल्कुल, बाकी वो उसकी इच्छा है, वो जैसा लगाए जिसमें सुविधाजनक हो उसको वो पट्टियां कर सकता। तो पहले जैसे हमारे नॉर्म से थे कि भाई 10 फीट के ऊपर पोल गाड़ेगा, तो किसानों की मांग आई कि साहब इसमें लागत ज़्यादा आ रही, तो उनको बचाने के लिए इसको हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन कराया सरकार ने, और 15 फीट तक की उनको शिथिलता प्रदान कर। अच्छा, और इस साल 2023-24 में 4 करोड़ मीटर परिधि में तारबंदी के लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें 4 करोड़ मीटर, अगर किलोमीटर में माने तो 40,000 किलोमीटर परिधि। नहीं तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी किसान ऐसा नहीं, सब नहीं आ सकते, क्योंकि एक खेत के, जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर का खेत है तो 400 मीटर रनिंग मीटर होता है, खेत कई सारे होते हैं। अच्छा, हाँ। और 40,000 किलोमीटर है, और 1 लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। एक मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये योजना पूरी की पूरी एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, इसमें कैसे? मैनुअल इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन आवेदन होगा। कृषि विभाग ने ईज ऑफ डूइंग के तहत एक राज किसान पोर्टल एस्टेब्लिश किया राजस्थान ने, जिसमें मैक्सिमम हमारी जितनी भी अनुदान की योजनाएं हैं वो सीधी पोर्टल पे चलती है, और उसके कई प्रकार के मोबाइल ऐप भी बना रखे हैं, जिसमें किसान स्वयं देख सकता है कि मेरी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है, क्या मेरी स्थिति है, क्या मुझे अनुदान मिल गया है या अब मिलेगा। तो राज किसान साथी पोर्टल राजस्थान ने बनाया है, और तारबंदी है, फार्म पॉन्ड है, पाइपलाइन है, ये सब एंड टू एंड डिजिटाइज है,
सर ये जितना अच्छा लग रहा है सुनने में और ऐसा लग रहा है कि बस वाह वाह सब बहुत ही चंगा चंगा है, बहुत अच्छा है। मैं आपसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि वाकई ऐसा है क्या सर? यस, ऐसा है। अभी जो जैसे मैं यहाँ लोग बैठे हैं, हाँ देखिए हमारे किसान भाई भी बैठे हैं और और एक साथी आपके बैठे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, पूछूंगा कि क्या आपने क्यों मंडी हिलाई, ऐसा क्यों नहीं है। और हम चाहेंगे कि यहाँ अगर हमारे किसान भाई या कुछ लोग बैठे हैं, अगर वो इंटरेक्ट करना चाहें इन सरकारी अधिकारियों से तो आपको ये छूट भी है। और देखिए सर, समय सीमा बढ़ा दी गई, हमारा समय समाप्त हो गया था, लेकिन क्योंकि बातें सबको पसंद आ रही हैं कि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं तो हमें और बताना चाहिए उनके बारे में। तो यहाँ से हम प्रश्न भी लेंगे आप लोगों से। मैं इसमें ये बता रहा था तारबंदी में, जैसे जो ये जिले हैं रेगिस्तान के, इसमें जैसे जोधपुर जिला है, हनुमानगढ़ है, जालोर है, बाड़मेर है, यहाँ से हमारे तारबंदी के सबसे ज़्यादा आवेदन है। और इस बार सितंबर माह तक हमने, अभी कल तक का आंकड़ा था हमारे पास, 98,000 किसानों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी। ये जिला स्तर के ऊपर होता है और जैसे बहुत आसान प्रक्रिया है कि किसान का जनाधार है, जैसे आधार हमारा है वैसे राजस्थान सरकार ने जनाधार बना रखा है। प्रत्येक परिवार का जनाधार बना हुआ है और जनाधार में मुखिया महिला होती है। तो जनाधार के माध्यम से एक तो जनाधार और एक जमाबंदी की नकल, रिसेंट जो जमीन का रिकॉर्ड है वो अप्लाई करते ही वो बिल्कुल ऑटोमेटिक चलेगी, स्टेज टू स्टेज चलेगी। जैसे डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी होगी, फिर प्री वेरिफिकेशन स्टाफ का जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ता काम करता है वो जाके वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाएगी। उसके बाद वो किसान को समय मिलेगा 90 दिन का, वो अपना काम कर लेगा। काम करने के बाद भौतिक सत्यापन होगा, स्टाफ जाएगा और किसान के साथ फोटो खींचेगा, यदि कोई कमी है तो उसको दुरुस्त कराएगा। ये भौतिक सत्यापन कौन करता है? ये जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक जो ग्रामीण या आप ही के विभाग के लोग विभाग होते के हैं? लोग होते हैं, किसान साथ होता है, किसान स्वयं साथ होता है। वहाँ कोई भ्रष्टाचार तो नहीं? नहीं, एंड टू एंड है ये, तो कहीं कुछ नहीं है इस तरह का। वो वहाँ जाकर कुछ नहीं, इधर उधर तो नहीं कुछ नहीं करता? करेगा। वो जाएगा, किसान का वही लेटिट्यूड आएगा उसके अंदर, वो किसान को तंग तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। और वो सीधी जाएगी, फिर वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी, जो जनाधार में किसान का अकाउंट नंबर है उसके अंदर सीधी अनुदान की राशि उसके पास चली जाएगी। ये सारी योजनाएं करीब करीब एंड टू एंड डिजिटाइज कर दी। राजस्थान ये शायद प्रथम राज्य है जिसमें इतना बड़ा पोर्टल बना है। ठीक है सर। पारिक साहब, क्या आपको लगता है कि जल संचय की जो योजना और योजनाएं आप चला रहे हैं उससे पूरे राजस्थान में किसानों को फ़ायदा हो रहा है, या कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां सिंचाई के लिए, पानी के लिए किसान परेशान है? कारण उसका बिजली भी हो सकता है। नहीं, जो हमारी स्कीमें चल रही है वो इस तरीके से बनाई हुई है कि जैसे फार्म पॉन्ड योजना है, उसमें कच्चे फार्म पॉन्ड भी है और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड भी है। तो जिन क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी है, बालू की मिट्टी है और जिनमें पानी जैसे ही जाता है तो नीचे चला जाता है, वहाँ पर प्लास्टिक लाइनिंग के फार्म पॉन्ड बनाए जाते हैं। जहाँ कुछ पथरीली ज़मीन है या काली मिट्टी वाली ज़मीन है वहाँ पे कच्चे फार्म पॉन्ड बनाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में नहर से सिंचाई होती है वहाँ के लिए डिगी निर्माण का कार्यक्रम है, और जहाँ पे नहर की सिंचाई हो रही है और खेत दूर दूर है उनके लिए सिंचाई पाइपलाइन की व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2023-24 में लगभग 2.25 लाख किसानों ने हमारे यहाँ आवेदन कर रखे हैं और करीब करीब हम सब किसानों के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं और लक्ष्य हमारे पास काफ़ी है, तो करीब करीब सबको हम अनुदान दिलाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है अटल जी। छात्राओं के लिए तो वाकई ये प्रोत्साहन जो राशि है जी, वो माता पिता को भी आकर्षित करती होगी और बच्चों को एक आत्मसम्मान भी देती होगी। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं और उसके बाद कृषि क्षेत्र में आ रही हैं, वाकई काम कर रही हैं, या सिर्फ डिग्री लेके अपना कुछ और काम कर रही हैं? कहीं कॉर्पोरेट में चले गए, कहीं किसी बड़ी कंपनी में चले गए, इफ्को, क्रिप्को, नेफेड में चले गए, वहाँ काम करने लगे? जी, सभी सेक्टर में बच्चियां आगे बढ़ रही है।
को हो, क्रब हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, अपना खुद का व्यवसाय हो, कृषि का व्यवसाय हो, कृषि को आधुनिक तरीके से कैसे की जाए। हाँ, हमारा हमारा उद्देश्य यही था पूछने का कि एक तो नौकरी मिल रही है, अच्छी बात है, बच्चों को मिलो, बच्चियों को मिलनी चाहिए जी। लेकिन क्या वो खेती बाड़ी में आ रही हैं? हाँ, कई बच्चे तो ऐसी बात नहीं, नौकरी को छोड़ करके भी कृषि के कार्य में जुटे हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो वो उसको आधुनिक तरीके से करें। जैसे आजकल प्रोटेक्टेड जो कल्टीवेशन है उस पर बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। उस पर क्या टेक्निक्स हैं अभी हमारे साथी बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे उसको कृषि का उद्योग के रूप में, व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है उसको। तो इसमें साथ ही जैसे अभी श्रम, जो लेबर की बात करते हैं अपन, ये आज के ज़माने में समय बहुत कीमती है। उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ऐसी एक्सपोजर विजिट कराई जाती है, एक अंतर्राज्यीय हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हो। ऐसे इंस्टीट्यूट हैं हमारे जो प्रदेश के पास में, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ उनको ले जा करके सीइंग इज बिलीविंग जो सिद्धांत है, देखो, समझो, करो, कोई आपके प्रयोग, आपको वहाँ जो सैद्धांतिक रूप से, प्रायोगिक रूप से करके बताया जाता है जी। तो वो देखेगा, करेगा, दूसरे प्रदेश में जाएगा, सीख के आएगा, वहाँ की कैसी जलवायु, अपनी कैसी जलवायु, कैसे वहाँ इसमें कार्य को संपादित किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। ये सब सारी चीज़ें हैं जो कृषि की शिक्षा लेंगे। उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे ऐसे विज्ञ हैं जो बताने वाले भी हमारे इंस्टीट्यूट में हैं। तो सब बताते हैं, उनसे सीखते हैं और उसको अंजाम देते हैं। हम चाहते हैं आप तीनों जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते थे कि एक एक मिनट में जी प्लीज अभी हम दो सवाल भी ले लेंगे अगर माइक दे दिया अभी जाए। हम बात कर रहे थे राज किसान साथी पोर्टल की। तो जितनी भी हमारे व्यक्तिगत लाभ की योजना है जिसमें किसान आवेदन करता है, तो हमारा जो किसान का जो ऐप है वो मोबाइल में सिर्फ उसको एक चीज़ चाहिए, जनाधार नंबर और जमाबंदी। जैसे वो ऐप में खोलता है, लेकिन वो किसान के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है सर? ये उसके अगर है, उसके पास है तो वो वहाँ से कर सकता है। अगर उसके पास नहीं है तो सरकार ने ई मित्र खोल रखे हैं। ई मित्र सेंटर पे जाके वो आवेदन कर सकता है। बहुत ही साधारण तरीके से हिंदी में उसका आवेदन पत्र प्राप्त होता है। जी। उसमें वो उसको कुछ नहीं भरना, केवल जनाधार नंबर डालने और जमाबंदी डालनी है और उसे सेलेक्ट करना है कि मुझे किस योजना में किस योग के लिए आवेदन करना है। सर, समय समाप्त हो गया है। आप लोगों में से कोई इन अधिकारियों से प्रश्न करना चाहता है? माइक जरा जल्दी से दे दीजिए भैया को। आप एक ही बात है, आप दोनों ठीक है, जल्दी से माइक दे दीजिए, उसके बाद फिर हम ये कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक कोई और अगर दो प्रश्न ले लेंगे हम, एक ही ग्रुप से हैं। अंसारी जी, जैसा कि योजनाओं के बारे में बताया गया था, तो सुनने में और यहाँ बैठे थे, इसमें ऐसा लग रहा था बड़ी काल्पनिक दुनिया में चले गए, राम राज्य में चले गए। हमने भी पूछा ना कि बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविक धरातल पे इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आधी से ज़्यादा योजनाओं का तो किसानों को पता भी नहीं है, और यदि आवेदन करने भी चला जाए तो भी उसके पास में किसी प्रकार के नहीं है। और बहुत सारे स्टेप लगा रखे हैं कि अनुदान लेने के लिए अगर 1000 रुपये का अनुदान लेना है तो कम से कम 100 रुपये किसी न किसी एजेंट को देने पड़ते हैं। ये प्रश्न हमने पूछा था सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और? नहीं, बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं बैठे हुए अधिकारियों पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये कृषि विभाग की या किसी भी विभाग की इस प्रकार की प्रक्रिया है। मैं एक खुद स्वयं किसान हूँ, तो मुझे आधी से ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन जो जानकारी मिलती है, अभी बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा राम राज्य हो गया, सब खुशहाल हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास मंडा ओसिया से। राम निवास जी, वाकई बैठिए, पधारिए। ये प्रश्न सर बहुत अच्छा है और धन्यवाद आपका कि आपने वस्तु स्थिति से कम यहाँ पर हम लोगों को अवगत कराया है। सर, टाइम समाप्त हो गया, हम तीनों से रिएक्शन चाहेंगे। और जागरूकता, बहुत अच्छी बात राम निवास जी ने कही, भाई जागरूकता नहीं होगी, किसानों को पता ही नहीं होगा, तो कैसे आपकी योजनाओं का फायदा उठाएंगे? एक एक करके जल्दी सर। सर, प्रश्न बिल्कुल सही तो नहीं कहूँगा मैं। हमारे प्रचार प्रसार की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में हर लेवल पे, हर स्थान पे हमारे स्थानीय, चाहे हमारा कृषि विस्तार कार्य करता है,
और वो जो सर पैसा देना पड़ रहा है, नहीं, ऐसी वो जो बात हमने तो नहीं आपसे है। पूछा था वो सर। ई मित्र से यह आवेदन कर सकता है, अपनी खुद की SSO ID से राज किसान जाति पोर्टल से लिंक करके अपना खुद आवेदन कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे साथी DBT की बात कर रहे थे, हमारी सारी योजनाएं DBT पे ही है, उसके अकाउंट में पैसा जमा होता है। ऐसा कहीं है नहीं, काफ़ी पारदर्शिता है। फिर भी कई दिक्कत आती अगर है। ऐसा हो तो अगर राम निवास जी नहीं। अगर आए आपके पास या भेजें कुछ नहीं, लोगों को, वो आएंगे तो उनका हम निराकरण शहर होगा, समाधान से उनकी होगा। मदद करते हैं हम खुद। ऐसी बात नहीं है। हम हमारा स्थानीय जो कार्यकर्ता है उसके हम नंबर देंगे, भाई फलाना जगह चली जाइए, आप कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम ठीक मदद है करते हैं। मैं आपसे समाप्त करूंगा सर। सर, जी पारिक जी, जो किसान खुद के मोबाइल से आवेदन करता है उसको तो 1 रुपये नहीं देना। ई मित्र में जाता है तो उसकी नॉमिनल चार्ज शायद 20 या 30 रुपये है। वो भौतिक निरीक्षण के लिए जो व्यक्ति जाएगा, उसको किसी प्रकार का कोई भी आपको कुछ भी नहीं देना है। नहीं आपको नहीं देना, वो मांगे तो क्या नहीं, करें? मांगेगा ही नहीं आपसे। किसान को वो साथ लेके जाएगा, उसके फार्म पे खेत पे जाएगा, फार्म पौंड हो, डिग्गी हो, पाइपलाइन हो, वहाँ जाएगा, किसान के साथ उसकी फ़ोटो खींचेंगी और उस ऐप के अंदर अपलोड करता है। तो किसान को साथ लेके जाएगा, इसलिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। पारिक सर, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे, जांच करेंगे? निष्पक्ष जांच करेंगे। और ऐसी शिकायत, दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही उसकी फाइल पे कुछ भी कार्रवाई होती है, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी फाइल पे ये कार्रवाई हो गई है, आपकी फाइल पे प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है, आपकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। ठीक है, क्षमा आपको रोकना पड़ रहा है सर, जल्दी से समाप्त कर दीजिए। सर, IEC के लिए तो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा काम करता है कि जैसे कृषक गोष्ठियाँ, किसान मतलब मेले वगैरह, बड़े बड़े मेले का आयोजित कराते हैं, स्टेट लेवल पे भी कराते हैं, यहाँ भी कराते हैं। जानकारी हर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं। और अगर ऐसी कहीं से कंप्लेंट आती भी है, जैसे कई सारे किसान हमारे पास जयपुर भी आते हैं, तो हम उसको तत्काल रेक्टिफाई करते हैं। और इसके अलावा हमारे जिला स्तर और डिवीजन लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की वाकयात नज़र आता है, मान लीजिए ग्रामीण लेवल का कार्यकर्ता इस प्रकार का व्यवहार करता है, या ई मित्र वाला भी अगर करता है, पैसे ज़्यादा लेता है, तो इसकी कंप्लेंट संबंधित ऑफिस में आप करें, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। आप संपर्क पोर्टल है राजस्थान का, संपर्क पोर्टल पे डाल दें। इसके अलावा राज किसान साथी पोर्टल पे भी आप डाल देंगे तो हर ग्रीवेंस से इसका समाधान होता है। जहांगीर जी, अटल जी, पारिक जी, आप तीनों राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं। आज तक राजस्थान पंचायत के इस मंच पर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।